गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटीना के रेडिएशन पैटर्न, पावर डेंसिटी, रेडिएशन डेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी और डायरेक्टिविटी को डिटेल में स्टडी किया। अब इस लेक्चर में हम लोग एंटीना इफ़िशियंसी को डिस्कस करेंगे। तो जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइन से एंटीना तक इनपुट पे आती है और वो जो एंटीना से रेडिएट होती है वो सेम नहीं होती है, मीन्स देयर इज़ सर्टेन लॉस ऑफ पावर। सो ये लॉस ऑफ पावर कहाँ होता है? एक तो जब ट्रांसमिशन लाइन से एंटीना एंड पर पावर आती है तो फुल्ली एंटीना पर ट्रांसफ़र नहीं होती है। देयर इज़ अ सर्टेन पोर्शन विच विल गॉट रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू इम्पिडेंस मिसमैच। तो इम्पिडेंस मिसमैच के नाते सर्टेन पोर्शन ऑफ पावर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। एंड दूसरा चीज़ ये होता है कि जो एंटीना यहाँ पर फॉर्म होता है उस एंटीना में अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं, जैसे कि कंडक्शन लॉस होता है और डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। कंडक्शन लॉस ओमिक लॉस के नाते होता है और डाइलेक्ट्रिक लॉस एक तरीके से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो लॉस होगी दैट विल बी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस करती है और ये जो लॉसेस होते हैं दीज आर कॉल्ड कंडक्शन लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ मिसमैच between transmission line and antenna, this will cause loss, and another one is I square or loss, that is called also called conduction loss and dielectric loss. So this is called reflection loss, that is ER, and then after at the conduction there is EC, and at the dielectric there is ED. So overall efficiency of antenna is given as E naught is equals to ER, EC, ED. So this will be a factor which will be a ratio of what was at the input and what was at the output. Means अगर ये लॉस नहीं होता तो क्या पावर होती और इस लॉस के नाते कितना पावर लॉस हो रहा है, तो इसका रेशियो होता है। सो दिस इज़ द इफ़िशियंसी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन लॉस होता है वो 1 mod of R स्क्वायर mod of ईटा स्क्वायर से कैलकुलेट होता है, जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, कंडक्शन इफ़िशियंसी होती है और डाइलेक्ट्रिक इफ़िशियंसी होती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ई नॉट की ये ऑलवेज लेस देन 1 होगी। मींस यहाँ पर दैट मे बी 0.8 डिपेंडिंग अपॉन 0.9 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से कितना परसेंटेज ऑफ पावर जो कि हमने ट्रांसमिशन लाइन से इनपुट पे दिया और आउटपुट पे रेडिएशन पे मिल रहा है दैट विल डिफाइन एक तरीके से व्हाट इज़ efficiency. Okay, after the efficiency we can define the gain. तो जो डायरेक्टिविटी था, तो डायरेक्टिविटी was not having consideration of any kind of the losses. बट आपको पता है कि अभी हम लोग ने देखा कि एंटीना एफिशिएंसी कंप्लीट तो होगी नहीं, इसलिए वहाँ पर कुछ न कुछ लॉसेज होंगे। ठीक है, तो ये जो लॉसेज होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेडिएशन इंटेंस जो हम लोग ने डायरेक्टिविटी कैलकुलेट किया था that was equals to 4 pi u divided by p radiated। तो एक तरीके से रेडिएशन इंटेंसिटी, मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी और हम लोग पावर रेडिएटेड में कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पर पावर रेडिएटेड की जगह हम लोग इनपुट पावर एक्सेप्टेड कर दिया है, मींस और जो मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से ये जो पावर रेडिएटेड है अगर हम इसकी जगह इनपुट पावर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो इफ़िशियंसी है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, इसको तब जाके ये इनपुट पावर को तो जाके हमें ये रेडिएटेड पावर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो गेन इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, पावर इंटेंसिटी in the given direction to the radiation intensity that would be obtained if power accepted by antenna was radiated isotropically. Okay, the radiation intensity corresponding to isotrophically radiated power is equal to power accepted by antenna divided by 4 pi. मीन्स यहाँ पर रेडिएटेड पावर की जगह हम लोग ओवरऑल इनपुट पावर कर देते हैं। ओके, सो इनपुट पावर मतलब हम यहाँ पर मानेंगे कि लॉसलेस के कंडीशन में ये जो कुछ भी रहा होगा सो ये इनपुट पावर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा।
ओके, तो इस केस में जो भी होता है एक तरीके से अगर आप यहाँ पर जी को निकालेंगे तो जी इज इक्वल्स टू होता है इफ़िशियंसी इंटू डी। मीन्स ये जो जी की वैल्यू होती है, दिस गेन विल बी लेस देन डायरेक्टिविटी। हमेशा गेन की वैल्यू लेस देन होगी डायरेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिविटी के केस में हम लोगों ने लॉसलेस मानकर जो भी कंसिडरेशन था वो किया था, और यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेशन किया है वो लॉसी मान करके किया है। ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द फार्मूलाज, ऑल द कैलकुलेशंस विद द लॉसी कैलकुलेशन। ओके, सो गेन एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ इफ़िशियंसी इनटू डायरेक्टिविटी। ओके, इट इज़ इफ़िशियंसी इनटू डायरेक्टिविटी, बिकॉज जो हम लोग डायरेक्टिविटी डिफाइन करते हैं वो डायरेक्टिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं एक तरीके से, डायरेक्टिविटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं 4 पाई यू मैक्स डिवाइडेड बाई पी रेडिएटेड। जो यहाँ पर हम लोग गेन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई ओके यू मैक्स डिवाइडेड बाई पी इनपुट। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इफ़ यू विल डिवाइड बोथ ऑफ दीज, देन डी बाई जी विल बिकम पी इनपुट डिवाइडेड बाई P radiated. So P input by P radiated, that will become efficiency. So D by G will become efficiency. So D is equals to efficiency into G. So it will be like this. Okay. Sorry, 1 by E. So इस तरीके से यहाँ पर आपका G की जो वैल्यू है, G is equals to will become efficiency into D. बिकॉज यहाँ पर ये जो होगा, जो इफ़िशियंसी होगी दैट विल बी रेडिएटेड पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, बिकॉज इफ़िशियंसी जो होगी दैट विल बी पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, क्योंकि रेडिएट तो कम हो रही है और इनपुट ज़्यादा पर थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर G इज इक्वल्स टू इफ़िशियंसी इंटू डी आ जाएगा। ठीक, फिर होती है बीम इफ़िशियंसी। तो बीम इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, बीम इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि अभी तक जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो एक तरीके से लॉसेस को कंसिडर करके किया था, एंटीना एफिशिएंसी। अब यहाँ पर बीम इफ़िशियंसी जो है वो रेडिएशन पैटर्न के टर्म्स में स्टडी की जाएगी। तो बीम इफ़िशियंसी जो है वो कैलकुलेट की जाती है पावर ट्रांसमिटेड रिसीव्ड विद इन कोन ऑफ θ1। मीन्स θ1 वो एंगल है जहाँ पर कि हाफ पावर बीम विड्थ मिल रही है, मेजर लोब का हाफ पावर बीम विड्थ जहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड θ1। तो ये θ1 एक तरीके से ये है। ओके, दिस इज द θ1। ओके, तो इस तरीके से θ1 और जबकि ओवरऑल पावर ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना, तो इस तरीके से ये जो है ये बीम इफ़िशियंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग cos θ, अगर यहाँ पर u ऑफ θ फाई अगर यहाँ पर cos θ के टर्म्स में दिया होता तो यहाँ पर θ हाफ पावर कितना आया था? θ हाफ पावर पॉइंट वॉज π/3 एंड प्लस माइनस π/3, तो ये प्लस माइनस π/3 आया था। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 0 to π/3 आ जाएगा, 0 to π/3 ओके, 0 to 2π ओके, यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ θ साइन ऑफ θ dθ dφ एंड डिवाइडेड बाई, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 0 to π ओके, 0 to 2π ओके। तो पाई की जगह चूँकि हम लोग ने हेमिस्फीयर में कैलकुलेट किया था तो π/2 रख सकते हैं। अगर हेमिस्फीयर में ओवरऑल को कंसिडर करेंगे तो पाई रख सकते हैं। cos θ साइन θ dθ dφ ओके। तो इस तरीके से cos θ वाला जो हमारे पास यू आपके θ जो cos θ cos पाई था, तो इसमें हाफ आवर जो पॉइंट निकला था वो इस तरीके से π/3 निकला था। तो इसके इसमें आप बीम इफिशियंसी इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 2π 1/2 ओके, 2 साइन θ था तो यहाँ पर cos 2θ माइनस ऑफ cos 2θ डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस विल बी अगेन 2π ओके 1/2 ओके माइनस ऑफ cos 2θ डिवाइडेड बाई 2 ओके 0 to π/2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से है ये। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब ये बताइए माइनस से माइनस हो गया ओके, तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा? नाउ दिस विल बिकम cos ऑफ
cos of how much 2 pi by 3 minus cos 0 divided by cos of pi minus cos 0. Okay, so cos of 2 pi by 3, so cos of 2 pi by 3 will become 1 by 2. Okay, so cos of 2 by 3 will become minus 1 by 2. So minus 1 by 2 minus 1 divided by 1 minus 1 minus 1. So this will become minus 3 by 2 divided by minus 2. So this will become again 0.75. So this will be beam efficiency. So this is how we can calculate the beam efficiency of any given term by having the half power beam width and integrating it only for the half power. तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमें जो रेडिएशन पैटर्न u ऑफ थीटा फाई दिया हुआ है, तो सर आपने इसे पाई बाई 2 तक के लिए ही क्यों इंटीग्रेट किया? तो हमने पाई बाई 2 तक के लिए ही इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि हेमिस्फीयर के लिए कैलकुलेट कर रहा था, हेमिस्फीयर के लिए कैलकुलेट कर रहा था। तो जो रेंज होगी हेमिस्फीयर मतलब उसके मतलब में हमें सिर्फ एक ही पूरे के पूरे स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना होता तो हम 0 से पाई तक कैलकुलेट करते, लेकिन अगर हमें हेमिस्फीयर मतलब एक ही पोर्शन के लिए कैलकुलेट करना है तो इसीलिए हमने यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 के लिए इसे कैलकुलेट किया। ओके, थैंक यू।